तो आइए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के चैप्टर को। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता है जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होनी चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीनतम विश्व की सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। चीन, सुमेरिया, मेसोपोटामिया, इन सारी सभ्यताओं के साथ मिली जुली सभ्यता के रूप में इसको देखा जाता है। ये बहुत प्रसिद्ध, बहुत प्राचीन कालिक सभ्यताओं में गिनी जाती है। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो इसे नगरीय सभ्यता बनाता है। नगरीय सभ्यता की विशेषता क्या होती है, इसको समझने की आपको आवश्यकता है। और ये उन्नत कैसे थी, आप ये समझ लीजिए 16वीं शताब्दी का जो ब्रिटेन था, मतलब जिसको हम सभ्यता का प्रतीक मानते थे, हमारे देश में आके गए आप लोग असभ्य थे, उनको बाद में पता चला है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्वच्छता था वो हमारे स्वच्छता के अभियान से ज़्यादा बेहतर था। हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम उस समय नहीं बन पाया था, पर उनके यहाँ ड्रेनेज सिस्टम तब भी अवेलेबल था। तो आइए सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभिक काल जो है ये कब स्टार्ट होता है ये समझिए। जब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक लॉजिक है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक तरीका है। इस तरीके को यदि आप पहचानेंगे, समझेंगे, तो आपको क्या पता चलेगा, आपकी पता चलेगा सिंधु घाटी सभ्यता को जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से स्टार्ट होती है। पहले हमने पढ़ा पूरा पाषाण काल, पाषाण काल के बाद हमने मध्य, फिर नव पाषाण काल के बाद हमने क्या पढ़ा था, ताम्र पाषाण काल, जहाँ पर तांबे की बात हो रही थी। कॉपर के बाद हमने क्या पढ़ा, कॉपर और टीन को मिला के हमने ब्रॉन्ज या कांसा बना दिया, तो उसे बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। मतलब प्रस्तर युग के नज़दीकी कांस्य युगीन सभ्यता आती है और ये कांस्य युगीन सभ्यता की बात करता है। ये क्या बोलता है, कांसे को किस तरह प्रयोग में लाना है। कांसा क्या है, तो कांस्य युगीन सभ्यता जो प्रस्तर युग का तीसरा चरण है, ठीक है। नव पाषाण काल के बाद तांबा और तांबे के बाद कांसा, कांस्य युगीन सभ्यता का एक भाग है जो तकरीबन 3300 ईसा पूर्व के प्रारंभिक काल में आता है। सिंधु घाटी सभ्यता का उदय और शहरीकरण का प्रारंभ होता है। देखिए, किसी भी शहर का प्रारंभ डे 1 से वैसा ही नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। मतलब आज अगर हम शहरीकरण की बात करेंगे तो पहले दिन शहरीकरण उतना उचित नहीं होगा। जैसे आज लखनऊ शहर की आप बात करते हो तो लखनऊ आज से 25 साल पहले लखनऊ जैसा नहीं था। शहर की विशेषताएं अगर आज आपको बतानी हो तो अब ये थोड़ी ना बताओगे 1980 में लखनऊ कैसा था। आप क्या बताओगे, आप ये बताओगे कि आज हमारा देश कैसा है, आज अब आपका राज्य कैसा है, आप इसके बारे में बात करोगे, ना कि इसके बारे में बात करोगे कि पहले कैसा था। आज किस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि हमारी सभ्यता पहले कैसी थी और आज कैसी है। तो आज की सभ्यता के बारे में हम ठीक से बात करेंगे ना, हमारा क्या लुक रहेगा, हमारा लुक ये रहेगा कि हम आज की सभ्यता के बारे में बात करें और उसी को बेहतर तरीके से समझें, तभी हमें चीज़ें समझ में आएंगी। उन्हीं चीज़ों को हम कर सकते हैं और कोई हमारे पास ऑप्शन तो होता नहीं। तो इस समय इसका उदय हुआ था, इसका विकास हुआ था, इसकी समृद्धि हुई थी। इसका उदय, विकास और समृद्धि का ये काल है जिस समय की अभी हम बात करें। इस समय सभ्यता का उदय होगा, मतलब शहर बनने स्टार्ट होंगे। गांव से हम कहाँ जाएंगे, शहरों की तरफ उदित होंगे। तो अभी एक सटीक शहर के फीचर्स नहीं आएंगे। 3300 BC में प्रारंभिक उदय होगा, फिर हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो जैसे महान शहर आएंगे। देखिए 900 से 1400 साल के बाद यहाँ पर आपको बड़े बड़े शहर मिलेंगे। जैसे क्या हुआ, पहले हमने शहर बनाए, फिर उसमें शहर में लोगों की चीज़ों का निर्माण किया, फिर हमने नगरों की नियमावली बनाई, फिर हमने सड़कें बनाई, फिर हमने नदी नाले बनाए। तो इन सब चीज़ों को बनाते बनाते परिपक्व काल आते आते 900 से 1400 साल लग गए। फिर जब किसी चीज़ की परिपक्वता हो जाती है तो इंसान आलसी हो जाता है। जैसे आज AI आ गया, AI ने क्या किया, हमारे सोचने समझने की शक्ति को छीण कर दिया। आज क्या है, आज PPT AI बना देता है, नोट्स AI बना देता है, क्वेश्चन पेपर AI बना देता है। तो बच्चा और टीचर दोनों क्या हो गए, बहुत कमज़ोर हो गए। आज वो ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, आज वो अपने कॉन्सेप्ट्स को ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या करेंगे, हमको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे और हमारी चीज़ों को ख़राब करेंगे। तो हमें क्या कोशिश करनी है, हमें कोशिश करनी है कि इन चीज़ों को हम किस तरीके से रेगुलेट करें। तो इनको रेगुलेट करने की हमें कोशिश करनी है और इनको समझना भी है कि भाई इनको रेगुलेट करके हम क्या कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे। ये चीज़ जानने की आज हमें आवश्यकता है। इसके बाद क्या होगा, पतन हो जाएगा। पतन जब होगा, जब बहुत चीज़ें बहुत आगे बढ़ जाती हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उनके पतन का काल आ जाता है। फिर 4 प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया, मिस्र और चाइना है, उनमें से एक ये है। मोहनजोदाड़ो क्या है, मोहनजोदाड़ो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स रखता है, बहुत ज़्यादा विशेषताएं इसके हाथ में थी जो इन चीज़ों को रेगुलेट करता है और समझाता है। तो मोहनजोदाड़ो ने आपको बहुत सारी विशेषताएं बताई हैं। मोहनजोदाड़ो एक बहुत बड़ा शहर माना गया, बहुत विशाल शहर माना गया, जिसने बहुत सारे काम इस चीज़ के लिए किए हैं। तो विशाल शहर की आधारशिला इसने रखी और मोहनजोदाड़ो के फीचर्स बहुत ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा पढ़े भी जाते हैं। मोहनजोदाड़ो के शहर के फीचर्स ही हैं जो बहुत ज़्यादा समझाए भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को बताए भी जाते हैं। तो मोहनजोदाड़ो के इन फीचर्स के बारे में आज हम बात करेंगे, हम समझेंगे क्या है, परिपक्व काल में क्या क्या चीज़ें थी, हड़प्पा की सभ्यता किस तरह से विकसित हुई, इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, ये किस प्रकार से आगे बढ़ी, किस प्रकार से आगे
आगे चली और इसने क्या किया आगे, इन सब चीज़ों के बारे में जानने की अब हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो उदय का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये। अब क्या है, 3 इंपॉर्टेंट शहर हैं जिसमें से एक आपकी हड़प्पा है, ठीक, इसके बाद एक मोहनजोदाड़ो है, फिर लोथल और धौलावीरा है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल और धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट शहर हैं जिनके बारे में बात की जाती है। तो हड़प्पा को दयाराम साहनी ने खोजा 1921 में। सबसे पहला शहर जो खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता में, पहला शहर जो था वो हड़प्पा था। हड़प्पा खोजा गया, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का मतलब है जो पहला शहर खोजा जाएगा। किसी भी सभ्यता में जो पहला गांव खोजा जाता है, जैसे हड़प्पा नामक गांव को पहली बार खोजा गया तो इसे क्या बोला गया, इसको हड़प्पा सभ्यता बोल दिया गया, ठीक। जो नगर पहले खोदा जाएगा उसी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर चलेंगी। पहले हमने क्या खोदा, पहले हमने हड़प्पा खोजा। जब हमने सबसे पहले हड़प्पा खोजा तो हमने क्या किया, हड़प्पा नामक शहर के नाम से हड़प्पा सभ्यता इसका नाम रख दिया। फिर हमने दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा खोजा, दूसरा हमने सबसे बड़ा शहर खोजा मोहनजोदाड़ो। तो जब मोहनजोदाड़ो खोदा तो मोहनजोदाड़ो ने हमें कई सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए, जिसमें लाखरनाथ बैनर्जी साहब थे जिन्होंने महत्वपूर्ण खोजे कि फिर धौलावीरा और लोथल खोजा गया। तो ये सब क्या बताते हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। अब एक सभ्यता का ज्ञान कैसे मिलेगा, इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी भी सभ्यता को जानने का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, उस सभ्यता में क्या क्या चीज़ें आई वो देखें। जैसे अगर सिंधु घाटी सभ्यता को समझना है तो हमें क्या चाहिए, सिंधु घाटी सभ्यता को समझने के लिए हमें सिक्के चाहिए, जैसे आप सीले बोलते हैं, मोहरे बोलते हैं। उसके साथ वहाँ के बर्तन चाहिए, वहाँ की लिखी हुई लिपि चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें, और शहर का आर्कियोलॉजिकल या पुरातात्विक साक्ष्य चाहिए। तो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलती हैं। इनके समृद्ध इतिहास को ये मोहरे ज़्यादा बताती है, जिन्हें हम सील के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्या आता है, सभ्यता की विशेषताएं। सबसे पहले उन्नत नगर नियोजन था। उन्नत नगर नियोजन का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री पर सड़कों को काटा गया। ऐसे सड़कें थी, फिर सटीक ऐसे मुड़ गई, फिर इसके बाद ऐसे मुड़ गई, फिर ऐसे आ गई, फिर ऐसे आ गई। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ही चल रही थी। जितनी सभ्यताएं थी क्या कर रही थी, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ही अपना कार्य करते हुए दिख रही थी। कृषि और व्यापार। अब देखिए, किसी भी सभ्यता के विकसित होने का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है, उसका कृषि और व्यापार। किस प्रकार की कृषि है, किस प्रकार का व्यापार है, व्यापार को किस प्रकार से करते हैं और उन व्यापारिक संसाधनों को किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो व्यापारिक संसाधनों की योग्यता पे हर चीज़ डिपेंड करती है। अगर व्यापारिक संसाधन ठीक से नहीं होंगे तो इनको समस्याएं होंगी और वे चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो इन संसाधनों को समझने की आवश्यकता है और उन्हीं संसाधनों को समझने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कृषि जितनी अच्छी करेंगे, जितना समृद्ध होंगे, उतना आगे बढ़ेंगे। ये सारी बेसिक चीज़ें यहाँ पे आती हैं, ठीक। तो इस समृद्धि के बारे में यहाँ पे बात की, कृषि व्यापार की बात की। इसके बाद समानता आधारित समाज है। यहाँ पर भेदभाव नहीं है, जाति प्रथा नहीं है, जाति समाज वंशानुगत चीज़ों की बात नहीं होती। जहाँ जाति धर्म नहीं होगा वहाँ उन्नति और विकास सदैव होगा। यहाँ जाति धर्म की बात ये लोग नहीं करते, तो यहाँ उन्नति और विकास हमेशा होता दिखेगा आपको, और उस विकास को ये लोग समझते चलेंगे। तो यहाँ समानता आधारित समाज था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब यहाँ पे सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन क्या था, यहाँ पे मातृ देवी की पूजा की जाती थी। यहाँ पे मिट्टी की महिला की मूर्ति बनाई जाती थी जो मातृ शक्ति का प्रमाण थी। मतलब यहाँ पे मातृ सत्तात्मक समाज है, माता की पूजा की जाती है। माता को समाज में बहुत इंपॉर्टेंट दर्जा दिया जाता है, माँ को सम्मानीय दर्जा दिया जाता है। तो क्या कहेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक नहीं है। मतलब यहाँ पर माँ, प्रकृति को पूजा जा रहा है, तो यहाँ पे माता का सम्मान ज़्यादा है। दो तरीके के समाज होते हैं, पितृ सत्तात्मक या मातृ सत्तात्मक। पितृ सत्तात्मक में पिता की महत्ता बताई जाती है, मातृ सत्तात्मक माता। जैसे पिता के नाम से चलते हैं हम लोग, तो पितृ सत्तात्मक समाज में आज पापा प्रधान है। वो बात अलग है कि घर में लीगली माताएं प्रधान होती हैं, पर समाज माता के नाम से नहीं चलता, पिता के नाम से चलता है। मातृ सत्तात्मक में माताएं प्रधान होती हैं, उन्हीं के नाम से हर चीज़ चलती है। पशुपति महादेव, प्राचीनतम शिव की पूजा का जो आधार है वो कहाँ से मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पशुपति नाथ के नाम से इनको पूजा जाता था। मातृ देवी माता पार्वती या सती, और मातृ पिता जो हैं जिन्हें पशुपति नाथ बोलते हैं वो भोले बाबा। तो इन दोनों की पूजा का प्रातिनिधिक साक्ष्य यहीं से मिलता है। कलात्मक रूप से ब्रॉन्ज डांस गर्ल मिली है, वो बहुत अच्छी उन्नत है। ये फेक इमेज है एआई की, रियल इमेज बिल्कुल इससे अलग है। इसको यहाँ देखा जाता है। फिर सभ्यता का पतन कैसा हुआ, पर्यावरणीय बदलाव आए। कहा जाता है क्लाइमेट चेंज हुआ। जैसे आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वैसे उस समय भी क्लाइमेट बदलाव होगा। नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया होगा, ज़्यादा पानी आ गया होगा, कम पानी हो गया होगा। और उसके साथ भौगोलिक कारण, नदियों का मार्ग बदलना, सामाजिक कारण, दूसरे का आक्रमण होना। 19वीं शताब्दी आते आते है ना क्या हुआ, सारे के सारे शहर जो थे है ना ईसा पूर्व, है ना पूर्व ईसावी शताब्दी आते आते सारी की सारी सभ्यता समाप्त हो गई। धार्मिक परंपरा में शिव मातृ देवी की पूजा होती थी। जानवरों में क्या पूजा जाता था, एक श्रृंगी, गिलगमेश, गणेश जैसे आप बोलते हो,
इनकी पूजा यहाँ पे होती थी, और कुबड़ वाला बैल, इनकी पूजा का सिद्धांत यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। व्यवस्थित शहरी व्यवस्था थी, व्यापार इनका बहुत आगे बढ़ा हुआ था, जो इनको आगे बढ़ाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्या है, इसके बारे में अगर बात करेंगे तो शहर बहुत अलग अलग जगह फैले हुए हैं। तो इसके आइडियोलॉजी को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी है, वो ये बच्चों कि अगर सभ्यता की हम बात करेंगे तो ऐसे करेंगे, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या, यहाँ पे लिखिए M, यहाँ पे लिखिए A, यहाँ पे लिखिए D और यहाँ पे लिखिए S। तो उत्तर में आ जाएगा क्या सॉरी, उत्तर में क्या आ जाएगा, उत्तर में आ जाएगा M से मांडा, ये जम्मू कश्मीर में है, चिनाब रिवर के पास, पहलगाम गांव के पास एक गांव है वहाँ पर। ये आलमगीरपुर, आलमगीरपुर हिंडन नदी पर है, मेरठ के पास। दैमाबाद, दैमाबाद आपका औरंगाबाद के पास है, प्रवरा रिवर के पास। और सुतकंडोर बलूचिस्तान में है, दास्त रिवर के पास। तो ये 4 कोने हैं जो आपको याद रखने। टोटल सभ्यता का जो विकास था वो कितने किलोमीटर में था बेटा, वे सभ्यता का टोटल विकास जो था 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में था। मतलब बहुत बड़ी सभ्यता है, छोटी मोटी सभ्यताओं में इसको गिना नहीं जा सकता। इसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है, इसकी सांस्कृतिक धरोहर है और भविष्य की जिम्मेदारी है। यदि इसको हम आज भी सजो के रख रहे हैं तो उसका रीज़न है कि इसको हमें जिम्मेदारी पूर्ण रूप से समझना है, इस सभ्यता को हमें विश्व के उदाहरणों में डालना है और इसका मंचन हमें करना है, हमें बताना है कि ये सभ्यता समृद्ध थी, हमें विज्ञान प्रौद्योगिकी आपसे पहले से आता था। आज भी कई ऐसी इमारतें, कई ऐसे मंदिर, कई ऐसे भवन हैं जिनकी कलात्मकता को देखकर हमें ये पता चलता है कि भारतीय विज्ञान उन्नति कितनी तकनीकी अच्छी थी। जैसे रावण के विमान थे, विमान मतलब उड़ने वाली ऑब्जेक्ट्स, तो इंजन्स, प्रोपल्शन हमसे पहले किसी ने बनाया होगा, नहीं बनाया होगा विश्व में। वेदों में सबसे पहले विमानों का जिक्र है। और बेटा कोई भी चीज़ कितनी इमेजिनरी हो, कहीं से तो सोची गई होगी, किसी ने तो उसे ऑब्जर्व किया होगा। तो इमेजिनेशन की जो पावर है ऐसे ही नहीं आई। जैसे कहा जाता है हमें त्रिकालदर्शी प्राप्त था, आज त्रिकालदर्शी तो है, मैं यहाँ बैठा हूँ, वहाँ बैठे हो, आप पढ़ रहे हो, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं लाइव आपके सामने हूँ, कैमरा त्रिकालदर्शी हो गया, इंटरनेट उसका काम कर रहा है। हो सकता है एंशिएंट टाइम पे भी ऐसा हो। तो टेलीपैथी इज नथिंग, इज मोबाइल टुडे। मैं दूर से आपसे बात कर पा रहा हूँ, इट्स टेलीपैथी। आज वीडियो कॉल्स में कर सकता हूँ, आपको देख सकता हूँ, आप मुझे लाइव सुन सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये विज्ञान प्रौद्योगिकी में प्राचीन भारत में पहले से थी। हमारे यहाँ मोटर बाइक, साइकिल, इन सब की प्राचीन मूर्तियाँ बनी हुई हैं मंदिरों में। साइकिल चलाते हुए, हेलमेट पहनते हुए, मोबाइल जैसे डिवाइस यूज़ करते हुए, टैबलेट पेन के साथ यूज़ करते हुए, सारी इमेजेस हमने पहले से बना रखे। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हमारे यहाँ का ज़्यादा विकसित था, इसको समझने की आवश्यकता लोगों को है।